हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूनिट थर्ड, सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें जो आपकी यूनिट थर्ड है तो वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपसे 100 MCQs जो डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। और इसमें मैंने स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो बीकॉम थर्ड ईयर की भी सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं, और एमकॉम के भी कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर डाले हैं। आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का है और आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी है। तो वो क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं तो वो मैं वैसे वैसे इसमें अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और यूनिट वाइज भी मैं स्टडी करा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड करी हैं। रिसर्च मैथोलॉजी की यूनिट थर्ड अपलोड करी है और मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट अपलोड करी है एमकॉम की। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट मैं कई दिन पहले करा चुका हूँ और वो बीकॉम थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्लिक मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से। तो आप वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में यूनिट 5 देख सकते हैं। वैसे मैं करेक्ट करके उसको एमकॉम वाली प्लेलिस्ट में भी कॉपी कर दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 2 यूनिट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की पार्ट 1 जो है वो यूनिट 1 है एक्चुअली, और जो पार्ट 2 है वो यूनिट 2 है सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, कहीं पर बीकॉम में है, कहीं पर एमकॉम में है, और एनटीए नेट में भी है। और इसमें आपका जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी यूपी की निकली है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में से आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजर इकोनॉमिक्स लगभग सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, तो व्यूवर्स हम डिस्कस करेंगे आज यूनिट नंबर 3। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, 61,000 से ज़्यादा के क्वेश्चन जो हैं उसमें हैं आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि उत्पादन फलन से आशय है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि साधन व उत्पादन की मात्रा में संबंध। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का ऑप्शन ए सही है कि अनुपात बदलता है। समोत्पाद वक्र ऑप्शन बी करेक्ट है कि 2 साधनों के उन संयोगों को बताता है जिससे समान उत्पादन मिलता है। ठीक है, विस्तार पथ को कहते हैं, जो विस्तार पथ होता है उसको हम अनुपात रेखा भी कहते हैं। अनुपात एवं पैमाना का विचार क्रमशः संबंधित है अल्पकाल से और दीर्घकाल से। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है दीर्घकाल से। यदि उत्पत्ति के साधनों को 30% से बढ़ाया जाए और इसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में 50% वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि निम्न नियम लागू हो रहा है। तो वो है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। ध्यान रखिएगा, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता है अल्पकाल से। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तृतीय अवस्था में एनपी ऋणात्मक होती है। ठीक है, समोत्पाद वक्र का जो ढाल होता है, ध्यान रखेंगे, सदैव ऋणात्मक होता है। आर्थिक लागत में किसको शामिल नहीं किया जाता? जो गैर लागत लेखांकन है उसको शामिल नहीं किया जाता। अल्पकालीन कुल लागत दीर्घकालीन कुल लागत से कभी कम नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। उत्पादन में परिवर्तित होने वाली लागतें कहलाती हैं परिवर्तनशील लागतें। विशिष्ट प्रयोग वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत है, देखिए वो शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शून्य होती है, ध्यान रखेंगे। उत्पादन प्रक्रिया में प्रकृति उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुकूल कार्य करती है। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा।
समोत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समोत्पाद वक्र की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है ऑप्शन सी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। रिज रेखाओं पर साधनों की सीमांत उत्पादकता होती है 0। सम लागत रेखा को साधन कीमत रेखा भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। पूर्णतया पूरक साधनों की दशा में समोत्पाद वक्र होता है एल आकृति का। उत्पत्ति ह्रास नियम का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? सर एडवर्ड वेस्ट ने। सर एडवर्ड वेस्ट ने। उत्पत्ति ह्रास नियम की वैज्ञानिक विवेचना किसने करी थी? प्रोफेसर मार्शल ने। उत्पत्ति ह्रास नियम का दूसरा नाम क्या है? परिवर्तनशील साधनों का नियम। पैमाने की अवधारणा होती है, वो होती है दीर्घकालीन। तकनीकी बचत होती है आंतरिक बचत के कारण। जब उत्पादन की लागत को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे मुद्रा लागत कहते हैं। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य। अवसर लागत का सर्वप्रथम विचार आया किसको? डी एल ग्रीन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट आया था वो डी एल ग्रीन को आया था। वास्तविक लागत रियल कॉस्ट को कहते हैं। सामाजिक लागत, स्पष्ट लागतें जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। देखिए जो स्पष्ट लागतें होती हैं वो कच्चा माल भी होती हैं और मजदूरी भी होती है और कर और बीमा भी होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अस्पष्ट लागतें इम्प्लिसिट कॉस्ट में सम्मिलित होता है। तो स्वामी की पूंजी पर ब्याज और स्वामी का पारिश्रमिक और स्वामी के भवन का किराया, ये सभी सम्मिलित होता है। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की राशि कहलाती है किताबी लागत, है ना। चलिए, बुक कॉस्ट जो होती है, जो लागतें उत्पादन के शून्य होने पर भी जारी रहती हैं तो वो कहलाती हैं स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट। संयंत्र के स्थायी रूप से बंद करने पर आई लागतें कहलाती हैं कार्य परित्याग लागतें। दीर्घकालिक उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल से। क्या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है? बिल्कुल सत्य बात है, हाँ किया जा सकता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित कर सकते हैं। घटते प्रतिफल नियम को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? कृषि क्षेत्र में। घटते प्रतिफल का नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम। यह कथन किसका है? यह है विक्सटीड का, ठीक है, विक्सटीड का। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, देखिए खनन उद्योगों पर भी, मछली पालन उद्योग पर भी और मकान निर्माण उद्योग पर भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी को उत्पत्ति समता नियम कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। पैमाने के प्रतिफल को भी कहते हैं क्या? दीर्घकालीन उत्पादन फलन। प्रोफेसर बामोल के अनुसार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का प्रमुख कारण है परिमाणात्मक संबंध। मूल बिंदु से खींची गई रेखा दर्शाती है पैमाना। तकनीकी बचत का उदाहरण है, तकनीकी बचत उदाहरण है किसका? आंतरिक बचत का। किस वक्र का परावर्तन बिंदु पहले आता है? सीमांत लागत वक्र का। अल्पकाल में कुल उत्पादन लागत होती है टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को क्या कहा जाता है? देखिए उसको हम आवरण वक्र भी कहते हैं और नियोजन वक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। सीमांत लागतों के सर्वाधिक समीप है वो होती है परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट।
जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके डैश होती है, समान या बराबर। ठीक है। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत शून्य हो जाती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सीमांत लागत का सबसे अधिक संबंध है कुल लागत से। श्रम विभाजन पैमाने के प्रतिफल का मुख्य कारण होता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर चैम्बरलिन का। जब उत्पत्ति के साधनों में 10% वृद्धि होती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। यह कहलाता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। सभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना, जिसे हम इंग्लिश में स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। यह कथन होगा सत्य। औसत स्थिर लागत का सूत्र होता है ऑप्शन बी, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। शून्य उत्पादन की दशा होने में कुल परिवर्तनशील लागत होगी, वो भी शून्य होगी। अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तनशील। यह कथन है सत्य है। एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाती है। यह परिभाषा दी है प्रोफेसर मार्शल ने। कुल मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। देखिए तीनों ही सम्मिलित है, कुल स्पष्ट लागत भी, कुल अस्पष्ट लागत भी और सामान्य लाभ भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम है। कौन सा? तीसरा नियम है, तृतीय। जब कभी उत्पादक साधनों को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है तब उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर स्टिगलर का। श्रम तथा पूंजी की वृद्धि करने से उत्पत्ति के साधनों का संगठन सामान्यतः अधिक उत्तम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधनों की कुशलता बढ़ जाती है। कथन है प्रोफेसर मार्शल का। अल्पकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम है। देखिए उत्पत्ति के नियम भी है और परिवर्तनशील अनुपात के नियम भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। काब डगलस उत्पादन फलन समरूप फलन है, प्रथम घात वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काब डगलस उत्पादन फलन है जहां Q वस्तु की मात्रा, L श्रम, C पूंजी, स्मॉल d तथा के धनात्मक स्थिरांक है जिसमें 0 उसके बाद अल्फा और 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। आप फार्मूला देख लीजिए तो ये इसमें करेक्ट है। Q इक्वल टू के एल की पावर डी और C की पावर -1 माइनस डी। 66 विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पत्ति निर्धारण में किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, MR इक्वल टू MC इक्वल टू MR1 इक्वल टू MR2। रेलवे के डिब्बे का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में विभाजन। ऑप्शन ए करेक्ट है कि द्वितीय श्रेणी मूल्य विभेद का सर्वोत्तम उदाहरण है। विभेदीकृत उत्पादन का संबंध है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से। MC वक्र का ऑप्शन सी करेक्ट है कि ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ वही संबंध होता है जो कि एवरेज कॉस्ट के साथ होता है। मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा कहलाती है पैमाना। AC के न्यूनतम होने की दशा में, एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम होने की दशा में सीमांत लागत औसत लागत ऑप्शन सी से बराबर होती है। घटती औसत लागत की दशा में सीमांत लागत हो सकती है। देखिए वो कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। आंतरिक एवं बाहरी बचतों के कारण उत्पन्न होता है क्या? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। कुल स्थिर लागत, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उत्पादन के आकार से स्वतंत्र होती है। स्थिर लागतों को भी कहते हैं पूरक लागत। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील होता है। यह कथन है बिल्कुल सत्य।
कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा का एक फलन होता है। यह कथन है बिल्कुल सत्य। एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में वृद्धि होने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि कहलाती है सीमांत लागत। विदेशी बाजार प्रतियोगिता का सामना करने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है वह कहलाती है राशिपातन, डंपिंग। ठीक है, ध्यान रखना, विदेशी बाजार प्रतियोगिता का सामना करने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है वो डंपिंग कहलाती है, राशिपातन। ठीक है, बजटिंग उन संपत्तियों के व्ययों की योजना है जिसके लाभ भविष्य काल में मिलेंगे। तो ये किसके अनुसार है? ये है मिल्टन एच स्पेंसर के अनुसार। किस अर्थशास्त्री ने मुद्रास्फीति की तुलना टाई से की है? ठीक है, वो की है प्रोफेसर C.N. वकील ने। ठीक है, C.N. वकील। उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट को कहा जाता है उत्पादन के कारक। यदि कृषि कला में उन्नति न हो तो सामान्यतः कृषि में लगाई पूंजी व श्रम की इकाई से कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है प्रोफेसर मार्शल ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के प्रतिफल के नियमों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, तीनों ने दिया है, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने भी, प्रोफेसर रिकॉर्डो ने भी और प्रोफेसर मार्शल ने भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इन सभी के द्वारा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो देखिए, तीनों ही सही है कि अनुपात का नियम, प्रतिफल का नियम और सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उपयोगिता के सृजन के स्थान पर उपयोगिता में वृद्धि करना अधिक पसंद करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर J.K. मेहता ने। साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से होने वाला उत्पादन कहलाता है सीमांत उत्पाद। उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात ज्यों-ज्यों बढ़ाया जाता है उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर बेनम ने। कुल उत्पादन वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों में प्रयोग से होता है। यह कथन है बिल्कुल सत्य है। फलन शब्द गणित की एक शाखा चलन फलन कैलकुलस से लिया गया, यह कथन है बिल्कुल सत्य। किसी फर्म की भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदाओं या प्रदा के बीच संबंधों को प्रायः उत्पादन फलन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। यह परिभाषा दी है प्रोफेसर वॉटसन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार संरचना का प्रकार नहीं है? वो है ऑप्शन ए, प्रतियोगी एकाधिकार। अल्पकालीन उत्पादन फलन को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो है आपका स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है परिवर्तनशील साधनों वाला उत्पादन फलन। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन फलन की एक अवस्था कहलाती है। तो यह कथन कैसा है? बिल्कुल सत्य कथन है। कॉब डगलस उत्पादन फलन की आलोचना के कारण है। देखिए, तीनों ही कारण है कि अव्यवहारिक मान्यताएं हैं, उत्पादन साधनों की अविभाज्यता की उपेक्षा की गई है और उत्पादन केवल पूंजी व श्रम का फलन नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक अवधारणा है, तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। उत्पत्ति साधनों की प्रतिस्थापन लोच असीमित होती है, असत्य कथन है ना, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता घटती है और उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र का नियम है। कौन सा? आधारभूत नियम है। ठीक है व्यूअर्स, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मैंने आपकी यूनिट 3 दी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको इसमें से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। 5 यूनिट है आपकी 20-20 नंबर की और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। और अगर 75 का है तो भी आप 20% मान लीजिए उसका, तो 15 नंबर, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस यूनिट में
मिलेंगे। अगर 100 नंबर का है तो 20 नंबर के, अगर 75 नंबर का है तो 15 नंबर के। ठीक है व्यूअर्स, तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। एमकॉम के भी, बीकॉम के तो मैं काफ़ी सारे करा चुका हूँ, तो अब सोचा कि एमकॉम में करवा दूँ। पहले हिंदी मीडियम ख़त्म करूँगा, और क्योंकि ऑप्शनल पेपर भी काफ़ी सारे हैं, है ना, और 7 पेपर हैं आपको देने हैं, और टूल मिला करके टोटल 10 पेपर हिंदी में और 10 पेपर इंग्लिश में है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको ख़त्म करवाऊंगा। तो पहले हिंदी मीडियम में और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर जो है सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।